खबरों को दिखाते हैं विस्तार से, हम खबरों की जाते हैं तह तक, हम खबरें खोज कर लाते हैं आपके लिए, क्योंकि हमारा सरोकार है सीधा आपसे। तभी तो हम हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। देश में आज हालात क्या बने हुए हैं, चाहे बात किसानों की हो या फिर बात रोजगार की हो या फिर देश का कोई भी राज्य हो जहां पर क्राइम लगातार फल फूल रहा है, ऐसे वो तमाम सवाल हैं जो कि देश के सरकार के सामने और राज्य सरकारों के सामने खड़े हैं। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और अगर किसी भी राज्य की सरकारों की बात करें तो वो क्या कुछ काम यहां पर कर रही हैं। किसान आंदोलन एक लंबे वक्त से चल रहा है, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब लखीमपुरी घटना जैसी घटना सामने आती है तब और भी कई अहम सवाल खड़े हो जाते हैं। इन्हीं मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ सीधा लाइव हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे हम लोग जानने की बात यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आखिरकार हालात क्या हैं, कैसे समाधान हो सकता है। स्वागत है सर आपका। सर, आप कैसे देखते हैं सर, क्योंकि बड़ी बारीकी से आपने हर एक राज्य के हर एक क्राइम को बड़ी बारीकी से देखा है, क्योंकि आप लगातार सुप्रीम कोर्ट में सीनियर अधिवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जाकर के आप वहां पर प्रैक्टिस करते हैं। आज के वक्त में हालात क्या बने हुए हैं, केंद्र की सरकार के हिसाब से कैसे काम किया जा रहा है और कैसे काम होना चाहिए था? देखिए, आप सब जानते हैं कि सरकार को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और जर्नलिज्म। अब आप एक पत्रकार हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारा जो लोकतंत्र है ये लूट तंत्र में तब्दील हो चुका है। आप देखिए कि एक कांस्टेबल से लेके एक आईपीएस के ट्रांसफर में भी सरकारी ऑफिसर्स को या मिनिस्टर्स को पैसा खिलाना पड़ता है। और जो भी मिनिस्टर हैं, चाहे वो बीजेपी शासित राज्यों के हों, बिल्कुल, केंद्र शासित हों या फिर और भी किसी केंद्र डिपार्टमेंट के हों, वहां पे जितने भी मंत्री हैं, आप मध्य प्रदेश की स्थिति अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जितने भी मिनिस्टर हैं वो चाहते हैं कि उनके गृह जिले में उनकी पसंद का आईएएस या आईपीएस ऑफिसर पोस्टेड हो। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक बात समझाना चाहूंगा। सागर जिले की बात मैं बताना चाहूंगा आपको। वहां पे गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब, राज्यसभा सांसद राज बहादुर जी ठाकुर साहब, एसपी साहब अतुल सिंह ठाकुर साहब, उसके और कलेक्टर साहब का भी ट्रांसफर हो गया है, दीपक सिंह ठाकुर साहब। अब आप देखिए कि अगर ठाकुर साहब के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करनी है तो वो कंप्लेंट भी ठाकुर साहब के पास जाएगी, और ठाकुर साहब जब उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए मान लीजिए मार्क करते हैं तो वो कंसर्न ऑफिसर भी ठाकुर साहब। तो ये जो हमारे नेता हैं, ये मंत्री हैं, ये अपनी पसंद के ऑफिसर को जब लाते हैं तो जिले में करप्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि एसपी साहब या कलेक्टर साहब जिस नेता मंत्री के रहमो करम पे जिले में आए हैं वो उनके पांव पड़ के और उनके हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। यही एग्जाम्पल आप पूरे हिंदुस्तान में देख सकते हैं। आप कहीं पे भी देखिए कि जहां पे बीजेपी के सीनियर मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं वो अपने पसंद के आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को लाते हैं। रही बात करप्शन की, आप चाहे तो वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी में देख लीजिए आप, या फिर राशन की दुकानों में देख लीजिए आप, या फिर सरकारी स्कूलों में देख लीजिए आप, वहां पे करप्शन इतना ज्यादा हो चुका है कि आम जनता तक जो सरकार की नीतियों का फायदा पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। आप देखिए कि सरकारी यूनिवर्सिटीज में अब स्टूडेंट कम हो रहे हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो शिक्षा माफिया है, मैं इस बात को बहुत जोर देके कहना चाहूंगा, शिक्षा माफिया पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मध्य प्रदेश में बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो चुका है। आप देखिए कि इतनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरे देश में है, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपना पैर पसार रही हैं और वो लाखों करोड़ों रुपए स्टूडेंट से फीस लेती है और डिग्रियां उनको बेच रही हैं। वो एक जमाना था हमारे टाइम पे जब जो हमारा विश्वविद्यालय होता था, जो हमारा स्कूल होता था, वो विद्या का मंदिर होता था और हम सब की दिन की शुरुआत वहां पे विद्या माता की प्रार्थना से और पूजा से शुरू होती थी। लेकिन आज आप देखिए, आप जितने भी प्राइवेट विश्वविद्यालय देखेंगे वहां पे सिर्फ फीस लेने के काउंटर बने हुए हैं और शिक्षा के नाम पे वहां पे कुछ भी
नहीं उनको दिया जा रहा है। जी। प्राइवेट लॉ कॉलेजेस की हालत देखिए आप हिंदुस्तान में, वो डिग्रियां बांटने का काम कर रहे हैं। इनडायरेक्टली आप पूरे न्यायतंत्र को खराब कर रहे हैं, क्योंकि जो फर्जी डिग्री लेके और पैसा दे के डिग्री लेके आएगा वो ना अच्छा वकील बन सकता है, ना अच्छा डॉक्टर बन सकता है, ना अच्छा पत्रकार बन सकता है। बिल्कुल। तो सर बड़ा अहम सवाल ये निकल कर आता है कि आखिरकार इस पूरे करप्शन को खत्म कैसे किया जाएगा? ये भाई भतीजावाद कब खत्म होगा? मंचा अधिकारियों की पोस्टिंग अपने हिसाब से अपने गृह जिले में कराना ये कब बंद होगा? इसको लेकर क्या कदम उठाने चाहिए सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट कई बार इसमें गाइडलाइंस दे चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी गाइडलाइंस है कि आईएएस और आईपीएस का ट्रांसफर किस तरीके से होगा। जी। आज आप देखिए कि एमपी में या इंडिया में बहुत सारे ईमानदार आईपीएस ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, बिल्कुल, लेकिन उनको अपनी ईमानदारी का खामियाजा भुगतना पड़ता है और उनको किसी लूप लाइन में पोस्टिंग दे दी जाती है। आज आप देखिए, जो सबसे इनकॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर होगा उसको गृह जिले का कप्तान बना दिया जाएगा, एसपी बना दिया जाएगा, और जो कॉम्पिटेंट आईपीएस ऑफिसर है, जो कि मंत्री को पैसे नहीं खिला सकता ट्रांसफर के लिए, उसको पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पीटी कराने के लिए छोड़ दिया जाएगा, या फिर पुलिस हेडक्वार्टर में उसको एक बाबू बना के बैठा दिया जाएगा। जी। हमारे मध्य प्रदेश की बात बताऊं, एक बहुत ईमानदार आईएएस ऑफिसर थी, वो इतनी मेहनत से काम करती थी, लेकिन मंत्री जी को उनके काम करने का तरीका पसंद नहीं आया। मंत्री जी करप्शन करना चाहते थे, वो आईएएस साहिबा जो है वो करप्शन नहीं होने देना चाहती थी। उनको उनके डीएम की पोस्ट से हटा के, कलेक्टर की पोस्ट से हटा के उनको राजधानी में ट्रांसफर कर दिया गया और एक छोटा सा डिपार्टमेंट का उनको हेड बना दिया। तो अगर हमारे हिंदुस्तान में आईएएस और आईपीएस की स्थिति इतनी दयनीय है, तो आप सोचिए कि जो इंसान पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा है, रिक्शे वाला है, ठेले वाला है, या फिर वो फ्रूट्स की शॉप लगाता है, उसके साथ क्या होता होगा। आप देखिए, जितनी भी सड़कें बनती हैं पूरे देश में, आप देखिए उनकी स्थिति क्या है, लेकिन नेता और मंत्रियों के घर के फर्श सोने के जैसे चमचमाते रहते हैं, कभी उसमें दरार तक नहीं पैदा होती। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों से यह पूछना चाहता हूं कि नेता और मंत्रियों के घर के फर्श किस सीमेंट से बनते हैं, उसी सीमेंट से हमारी देश की सड़कें क्यों नहीं बन सकती? बिल्कुल। जिस सीमेंट से नेता और मंत्री के घर बनते हैं, उसी सीमेंट को लगा के, उसी सामान को लगा के हमारे देश में स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनते? आज आप देशवासियों को धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं, आप फर्जी हिंदुत्व के पीछे अपना वोट बैंक सिद्ध करना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बीजेपी के नेता और मिनिस्टर अगर भगवान श्री राम के इतने बड़े भक्त होते तो पूरे हिंदुस्तान में भगवान श्री राम के नाम पे हजारों हॉस्पिटल, हजारों ऑक्सीजन प्लांट, बिल्कुल, और हजारों गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल खुल चुके होते। लेकिन इनका मुद्दा भगवान श्री राम को खुश करने का नहीं है, इनका मुद्दा सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने का है। इसलिए ये भगवान श्री राम का नाम यूज करके सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। इसी वजह से पूरे देश में और पूरे प्रदेश में करप्शन इतना ज्यादा व्याप्त हो चुका है। आप देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास, इनके पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, आज वो फॉर्च्यूनर लेके घूम रहे हैं। और हमारा प्रदेश की जो शिक्षक हैं, उनके पास खाने को भी पैसा नहीं है और उनको सैलरी भी नहीं दी जा रही। आपने देखा मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला, जिसमें 55-60 गवाहों को मौत के घाट उतार दिया गया, और शिवराज सिंह चौहान, जिनको जेल के पीछे होना चाहिए था, इस घोटाले में जो संलिप्त थे, वो आज प्रदेश के मुखिया बन के बैठे। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे हिंदुस्तान के संविधान की और हमारे हिंदुस्तान के कानून की। जब तक एक एक देशवासी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपनी आवाज नहीं उठाएगा, मुझे कहते हुए बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि हिंदुस्तान गर्त में जाने वाला। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी शासन व्यवस्था, हमारी न्याय व्यवस्था आखिरी सांसें गिर रही है, क्योंकि बीजेपी ने हर एक सरकार चलाने वाले अंग को अपनी मुट्ठी में कैद करने का प्रयास बहुत मजबूती से कर रही है। और मुझे लगता है कि जब तक आप जैसे चैनल्स की भी जिम्मेदारी यहाँ पे बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक पत्रकार बहुत मजबूत स्तंभ होता है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए। लेकिन आज आप देखिए कि आधे से ज्यादा पत्रकार और न्यूज चैनल मंत्रियों की वाहवाही लूटने के लिए झूठी और सच्ची न्यूज दिखाया करते हैं। मैं आज आपको सलाम करता हूं नेशन न्यूज को, कि जो इस माहौल में भी सच्चाई दिखाने की हिम्मत रखता है। और मैं अपने बाकी जो भी चैनल से पत्रकार भाई हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी इस देश के प्रति है, ना कि मंत्रियों के प्रति या बीजेपी के प्रति। आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाइए और हिंदुस्तान से करप्शन को, गरीबी को और जो भुखमरी में लोग मर रहे हैं, इससे हमारे देश को निजात दिलाइए। बिल्कुल। कई बार इस तरह के जो है मामले सामने निकल कर आते हैं शाम जी के मध्य प्रदेश से, कि जो रिश्वतखोर अधिकारी हैं 1500 रुपए की रिश्वत से लेकर के हजारों लाखों तक की रिश्वत जो है वो गरीब लोगों से लेते हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। ये रिश्वतखोरी
और या रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि गरीब जनता को इंसाफ मिल पाए और जो योजनाएं हैं उसका सीधा फायदा जो पात्र लोग हैं उनको मिल पाए? देखिए, मेरा ये मानना है जी कि सरकार सड़क पे तो सीसीटीवी कैमरे लगवाती है, जी एटीएम में सीसीटीवी कैमरे लगवाती जी है, लेकिन जहां से मंत्री जी बैठ के रिश्वत खाने की बात करते हैं और आईएएस और आईपीएस को ट्रांसफर कराने के लिए पैसे लेते हैं, उस रूम में जी। सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगा होता? हम्म एसपी साहब के रूम में सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगाते हैं? जी कलेक्टर साहब के कमरे में सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं होता है? तहसीलदार के कमरे में सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं होता है? जो रजिस्ट्रार है, जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनके ऑफिस में, उनके कोर्ट में उनके सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं रिकॉर्ड होते हैं? उनके कॉल रिकॉर्ड क्यों ट्रेस नहीं किए जाते? बताइए आप। आज आप जाइए करप्शन की एफआईआर रजिस्टर्ड कराने, आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होगी, अगर किसी तरह से एफआईआर रजिस्टर्ड हो भी गई तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जबकि प्रदेश के मुखिया ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जो व्यवस्था है, चाहे वो आप सरकारी ऑफिसेस ले लीजिए या सरकारी डिपार्टमेंट ले लीजिए या पुलिस विभाग ले लीजिए, आधे से ज्यादा ऑफिसर्स करप्शन में इतना डूब चुके हैं कि वो अपनी जो उनकी संवैधानिक ड्यूटी है उसको भूल के अब सिर्फ वो नेताओं मंत्रियों के लिए काम कर रहे हैं और उनके लिए उगाही की मशीन बने हुए हैं। मैं आपको ऐसे कई एग्जांपल दे सकता हूं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के जो मंत्री हैं, जो भी ऑफिसर उनकी बात नहीं मानता या जो भी मध्य प्रदेश का नागरिक उनकी बात नहीं मानता, उसके ऊपर झूठा केस लगा दिया जाता है और उसके पूरे परिवार को जेल भेज दिया जाता है। बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता से सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने जिस नेता और मंत्री को चुना है अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनके बेटे और उनकी बेटियां फॉरेन में जाके डिग्री लेते हैं और मर्सिडीज से कॉलेज जाते हैं, लेकिन जिस इंसान ने उनको वोट दे के मंत्री बनाया है, उनका बेटा आज या तो बीड़ी बना रहा है या जूते की शॉप में पॉलिश कर रहा है या फिर ठेला चला रहा है। बिल्कुल, ये इतना ज्वलंत मुद्दा है कि ये मुद्दा हमको और आपको सबको मिलकर उठाना होगा, तभी मध्य प्रदेश और हमारा देश शायद किसी सही मार्ग पे चल सके। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हम सबको मिलकर ही जो है सबको काम करना होगा। अगर बात मध्य प्रदेश के किसानों की जाए तो हालत बद से बदतर होती हुई जा रही है। किसानों को वक्त पर यूरिया नहीं मिलता, बाकी और तमाम सुविधाएं नहीं यहाँ पर किसानों को मिल पाती है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप बीजेपी के मिनिस्टर्स किसी का भी नाम लेके देखिए, रिकॉर्ड उठा के देखिए कि आज से 20 साल पहले उनके पास क्या था और आज उनके पास क्या है। किसानों की सबसे ज्यादा जमीन हड़पने का काम अगर किसी ने किया है तो बीजेपी शासन के मंत्रियों ने, विधायकों ने और सांसदों ने किया है। इस बात को मैं ऑन रिकॉर्ड प्रूव कर सकता हूं कि जिसके पास 5000 स्क्वायर फीट जमीन नहीं थी, आज उनके पास 5-5 हजार एकड़ जमीनें हैं। आप देखते हैं कि मंत्रियों ने अपने नाम पे होटल्स, अपने नाम पे यूनिवर्सिटीज तक खोल के रख दी और वहां का किसान आज फांसी लगाने को, जान देने को मजबूर हो चुका है। उसके पास अपने बैल को चारा खिलाने के भी पैसे नहीं है। ट्रैक्टर और आधुनिक मशीनें तो बहुत दूर की बात है। मैं किसानों की तरफ से आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का किसान बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। आप किसी भी रास्ते जाइए और खेत में देखिए, आपको कोई भी किसान दिखे, आप उससे पूछिए कि सरकार ने आपके लिए क्या किया। सरकार आज शासन में बैठी है, वो लोग मंत्री बन के बैठे हैं, किसानों का वोट लेके बैठे हैं, लेकिन वोट लेने के बाद किसानों को अगर सबसे ज्यादा तकलीफ और सबसे ज्यादा पीड़ा किसी ने दी है तो मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार ने दी है, शिवराज सिंह चौहान ने दी है। बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर शिवराज जी से ये कहना चाहता हूं कि शिवराज जी, आप जो योगी आदित्यनाथ के कदमों पे चल रहे हैं, इस रास्ते पे चल के, योगी आदित्यनाथ के रास्ते पे चल के आप मध्य प्रदेश को भी यूपी जैसा एक खतरनाक और जहां पे भय का वातावरण होता है वैसा राज्य बनाने के लिए तत्पर है। आप जब आए, आप सबसे पहली बार जब मुख्यमंत्री बने, पूरे प्रदेश ने आपको सपोर्ट किया, पूरे प्रदेश ने आपको मामा का दर्जा दिया और आपको बहुत इज्जत से नवाजा। लेकिन पिछले कुछ सालों से आपकी छवि बिल्कुल बदल चुकी है और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता अब शिवराज सिंह चौहान जी को अपना मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहती। आप मेरी बात नोट कर लीजिए, ये उनका आखिरी टर्म है कि जब वो सीएम के तौर पे मध्य प्रदेश चला रहे हैं, ये उनका आखिरी टर्म। ठीक है, जनता जनार्दन होती है और चुनाव भी अब ज्यादा दूर नहीं है। देखना होगा जनता किस तरह से जो है यहाँ पर बदलाव करेगी, अपने वोट का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा। आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया हाशमी साहब, आपने इस पूरी घटना को भी, लखीमपुर की घटना को देखा होगा, कैसे देखते हैं आप इस पूरी वारदात को? किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी और किस तरह से कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी यूपी के सीएम हैं जी, इन्होंने नारा दिया है कि भाई
अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश हम बना देंगे। लेकिन अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की बजाय उन्होंने, मुझे लगता है कि जो खुशहाली मुक्त उत्तर प्रदेश बना के दे दिया है। जी। आप यूपी सरकार की कार्रवाई देखिए कि जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जब वो कोई ऑफेंस करता है उसका घर तोड़ दिया जाता है, उसकी पूरी संपत्ति रास्तात कर ली जाती है। लेकिन यहाँ पे किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद दिया गया एक मंत्री पुत्र ने, और मंत्री धमकी दे चुका है 2 दिन पहले कि किसानों को वो देख लेगा। आज भी वो मंत्री और मंत्री पुत्र खुलेआम घूम रहे हैं और 1 दर्जन किसानों की जान चली गई, पत्रकार की जान चली गई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और योगी जी इतने शांत हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी, एक क्रिकेटर की उंगली टूट जाती है तो अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं ट्विटर पे, लेकिन इतने गरीब किसानों की मौत हो गई और नरेंद्र मोदी जी के मुंह से 2 बोल भी नहीं फूटे उस परिवार के लिए, उन्होंने शोक का व्यक्त नहीं किया। मुझे शर्म आती है कि वो हिंदुस्तान देश के, हमारे इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको प्रधानमंत्री की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, उनको किसानों के घर जाके उनसे मिलना चाहिए था, और जो वो अपराधी क्रिमिनल मंत्री है और उसका बेटा है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए था, और उसके घर को भी जमींदोज कराया जाना चाहिए था, जैसा कि यूपी सरकार और क्रिमिनल्स के साथ करती है। लेकिन इस केस पे अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। एफआईआर इतनी मुश्किल से रजिस्टर्ड हुई और आज भी किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई, ना कि उनको घर को तोड़ा गया। बिल्कुल। आप संविधान के दायरे में रहकर काम करिए योगी जी, मोदी जी। आप संविधान से बड़े बंधे हुए हैं, संविधान की आपने शपथ ली है, संविधान पे आप काला धब्बा लगाने का प्रयास कर रहे हैं, वो प्लीज मत करिए। बिल्कुल। लेकिन अगर वाकई में जो है एफआईआर जो दर्ज की गई उसके आधार पर कोई कार्रवाई आगे नहीं की जा रही है, जो आरोपी है उनसे कोई पूछताछ अभी तक नहीं की गई है, क्या मुख्य वजह मानी जाए? किस तरीके से इस पूरे केस को डाइवर्ट किया जा रहा है, और क्या उम्मीद है कि जो आरोपी है उन्हें सजा मिल पाएगी और जो पीड़ित हैं उन्हें इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, आपने देखा कि हाथरस में एक गरीब बच्ची के साथ जब अन्याय हुआ, बिल्कुल, उसको वहां के डीएम ने और एसएसपी ने खड़े होकर जलवा दिया। वहां पे वो बच्ची की लाश नहीं जल रही थी, वहां पे हमारा लोकतंत्र जल रहा था, लोकतंत्र की लाश जल रही थी। और मुझे कहने में जरा भी शर्म नहीं है कि योगी सरकार और मोदी सरकार लोकतंत्र की लाश को मुखाग्नि देने के लिए तत्पर बैठे हैं, इसलिए अभी तक उस मंत्री पुत्र की गिरफ्तारी नहीं हुई। बिल्कुल। लेकिन सर, अगर दूसरी तरफ किसानों को देखा जाए, जिस तरह से 1 साल से भी ज्यादा का वक्त तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान जो है सड़कों पर है, जिन किसानों को अपने घरों में होना चाहिए था, बुजुर्ग किसानों को घर पर होना चाहिए था, वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारें किसान हितैषी होने का दावा करती हैं, इसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या वजह है? सरकार कहां पर दबी हुई है? इसका समाधान इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम दो और हमारे दो, आपने ये वाक्य सुना होगा कि अडानी और अंबानी अब एक इनडायरेक्ट रूप से हिंदुस्तान को चला रहे हैं। अडानी और अंबानी, आप चाहे मोबाइल नेटवर्क देख लीजिए, अगर आप जियो की सिम लेंगे तो आपका फोन चलेगा, आप एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया की सिम लेंगे तो आपका फोन बंद हो जाएगा। आपको अगर एक झाड़ू भी लेनी है, आपको एक पोछे का कपड़ा भी लेना है, तो आपको रिलायंस फ्रेश से जाके लेना पड़ेगा। हमारे जो छोटे भाई हैं जो अपनी छोटी छोटी किराने की दुकान खोले हुए हैं, आज वो भूखे मरने की कगार पे है रिलायंस स्टोर की वजह से। आज बीएसएनएल बिल्कुल खत्म हो चुका है जियो की वजह से और रिलायंस की वजह से। आप देखिए कि आज अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम, सबसे बड़ा माध्यम जो है वो कि मोबाइल फोन है, फेसबुक है, ट्विटर है। लेकिन जियो ने नेटवर्क को पूरी तरह अपने कब्जे में लेके एक बात इनडायरेक्टली हम सबको बता दी है कि जो भी बात आप सरकार के खिलाफ करेंगे तो हमारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, हमारा फोन काम करना बंद कर देगा। आपने अभी लखीमपुर खीरी की घटना में देखा, जियो का नेटवर्क बंद कर दिया गया। बिल्कुल। जियो के डिश टीवी पे एनडीटीवी नहीं दिखाया जाता है। ये बताइए आप, ये लोकतंत्र नहीं है? ये कौन सा तंत्र है? ये लूट तंत्र है बीजेपी का, जिसको अडानी और अंबानी इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है, और यही मोदी जी के फिल्म के मेन हीरो हैं। इनके हाथों में देश को बेच दिया गया है। देश को वापस अब इन ताकतों से अगर लेना है तो हमें फिर से एक नई क्रांति को अंजाम देना होगा। हमें संवैधानिक रूप से धरने ऑर्गेनाइज करने होंगे और देशवासियों को बताना पड़ेगा कि हमारा देश, हमारी सरकार जो हमारे देश को अडानी और अंबानी को बेचने जा रही है, आधा बेच चुकी है, और बाकी आधा भी मुझे लगता है कि अगले चुनाव से पहले मोदी जी इस देश को पूरा अडानी और अंबानी को बेच देंगे। आपको अगर एक गिलास पानी भी पीना है तो आपको अडानी और अंबानी से पूछ के पीना पड़ेगा। आपको अगर अपनी बच्ची की शादी करनी है तो अडानी और अंबानी से पूछ के करनी पड़ेगी। आपको अगर अपने खेत का मुट्ठी भर अनाज भी निकालना है तो आपको अडानी और अंबानी से पूछना पड़ेगा। मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूं कि अपने देश को, अपने खेत खलियान को और अपने घर को और अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो इस सरकार से देश को निजात दिलाइए।
अडानी अंबानी का जो राज है इसको खत्म करिए। ये ब्रिटिश राज से भी ज्यादा खतरनाक है। ब्रिटिशर्स ने तो फिर भी हमको रेलवे सिस्टम दिया था, स्कूलिंग सिस्टम दिया था, लेकिन अडानी और अंबानी हमारी युवा पीढ़ी को सिर्फ नर्क में ढकेलने का काम कर रहे हैं। फ्री में वो डेटा देते हैं कि आप दिन भर फिल्म देखिए, व्हाट्सएप फेसबुक चलाइए, ना आप पढ़ाई करिए ना आप लिखाई करिए। सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट, सारे हॉस्पिटल और सारे शॉपिंग मॉल और पे अडानी और अंबानी का कब्जा हो चुका है। कल को आपको अगर एक टूथब्रश भी लेना होगा तो आपको अनिल अंबानी से रिटर्न में परमिशन लेनी होगी, नहीं तो आप एक टूथब्रश नहीं खरीद सकते। बिल्कुल ठीक है। सर, जिस तरीके से हमारे देश का किसान, जिसे अन्नदाता कहा जाता है, पूरे देश का पेट पालने का काम करता है, किसान 1 साल से ज्यादा से सड़कों पर है, लेकिन समाधान नहीं निकला। ये समाधान कैसे होगा? सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए ताकि किसानों की जो समस्या है, जो वो मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, तो क्या कदम उठाया जाना चाहिए सरकार की तरफ से ताकि किसान वापस अपने घर लौट जाए? देखिए, जैसा कि हम सबको वोट देने का अधिकार है, वोट देने के माध्यम से वो अपनी सरकार चुनते हैं। बिल्कुल। सरकार को अगर लगता है किसान गलत है तो एक वोटिंग करवा लीजिए जी कि जो ये 3 काले कानून आए हैं जी, जो किसान इनके फेवर में वोट, लॉ के फेवर में वोट दें, और जो उसके अगेंस्ट में वो उसके अगेंस्ट में वोट दें, और जहां वोट ज्यादा होंगे तो उस तरफ फैसला कर दिया जाए। सिंपल सी चीज है। किसानों के हक में क्या है, किसानों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका मुझे लगता है फैसला करने का अधिकार सिर्फ हमारे किसान भाइयों को होना चाहिए, ना कि अडानी और अंबानी को। अडानी और अंबानी 2 रुपए का भुट्टा लेके 48 रुपए का भुट्टा बेचते हैं अपने स्टोर से, 10 रुपए की सेब लेके अपने स्टोर से 100 रुपए की सेब बेचते हैं, 5 रुपए का गन्ना लेके 50 रुपए का गन्ना अपने स्टोर से बेचते हैं। तो ये अधिकार हमारे किसान भाइयों को होना चाहिए। आज एक आलू आता है 5 रुपए का, और उसी को अडानी और अंबानी चिप्स बना के 100 रुपए का बेचते हैं, और वो 100 रुपए 90-95 रुपए अडानी और अंबानी के जेब में जाता है, और हमारा किसान वहां पे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। तो मुझे ये लगता है कि जो ये 100 रुपए अडानी और अंबानी के जेब में जा रहा है, ये किसानों के जेब में जाना चाहिए। और कृषि कानून बनाने का अधिकार अगर किसी को होना चाहिए तो हमारे किसान भाइयों को होना चाहिए, ना कि अडानी और अंबानी। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पूरा किसान आंदोलन है वो अब जो है महापंचायत, किसान महापंचायत में तब्दील हो गया है, कैसे देखते हैं अब आप इसके आगे के पूरे आंदोलन को? क्या असर पड़ेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है और उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं के बाद एक राज्य में, क्या असर देखने को मिलेगा? और जो महापंचायत किसानों की जा रही है, कितनी भारी पड़ने वाली है अब बीजेपी पर? देखिए, मुझे लगता है कि किसान आंदोलन को कुचलने के लिए बीजेपी सरकार कोई नया हथकंडा अपना सकती है, झूठी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे सकती है, या फिर सांप्रदायिक दंगे करवा सकती है। मैं आपके माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय से एक हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि सुमोटो कॉग्निजेंस लेके इस बारे में गाइडलाइंस फ्रेम की जाए कि जहां पे भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं कि प्रॉपर इंक्वायरी की जाए, और उनको रोकने के लिए अभी से इंतजाम किए जाएं। क्योंकि बीजेपी सरकार की हिस्ट्री रही है कि ये हिंदू और मुस्लिम को लड़वाती है। आप देखिए, आप जब टीवी में देखते हैं दंगे होते हुए तो आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान की जान का दुश्मन है और मुसलमान हिंदू की जान का दुश्मन है, लेकिन जहां हम लोग रहते हैं, हमारे मोहल्ले में ऐसी कोई बात हमको समझ में नहीं आती। हमारे तो जो हमारे पड़ोसी हिंदू हैं, हम उनको काका बोलते हैं, मौसी बोलते हैं और बुआ बोलते हैं, वो हमारे पापा से चाचा जी, बड़े पापा बोलते हैं। तो हमारे पारिवारिक माहौल होता है हिंदू और मुसलमानों का। लेकिन बीजेपी सरकार जो जहर बोने का काम कर रही है हिंदू मुस्लिम गंगा जामनी तहजीब में, मुझे लगता है इसको रोकने के लिए अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। और जितने भी आईपीएस और आईएएस ऑफिसर जो कि मंत्रियों के कहने पर ट्रांसफर होते हैं, इन ट्रांसफरों पर रोक लगनी चाहिए। ईमानदार और मेहनती और बहादुर पुलिस ऑफिसर की पोस्टिंग होनी चाहिए। तो कोई भी क्राइम करे, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे रिक्शे वाला हो, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल। सर, अगर बढ़ती हुई महंगाई को देखा जाए, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, अब सीएनजी भी लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं, खाद्य सामग्रियों के भी लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज फिर अब कोई बात आप कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं बचा है, उसने सारा पैसा उद्योगपतियों को बांट दिया है। बैंक ने करोड़ों अरबों डॉलर अडानी अंबानी को दे दिए, जो कि बैंक को पैसा वापस नहीं आ रहा। आप एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की अगर संख्या देखेंगे तो वो फिगर देख के आपको लगेगा कि देश पूरा बिक चुका है। आज सरकार पेट्रोल 100 रुपए कर दिया है, मुझे लगता है कि अगले 2 महीने में इसको 200 रुपए पहुंचा देंगे, क्योंकि ये जो लूट तंत्र की व्यवस्था है, इसमें इन लोगों को पता पड़ चुका है कि अब बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली। जितना हिंदुस्तानियों को लूट सकते हो लूट लो। अगर ये 100 रुपए से की बजाय 500 रुपए लीटर भी पेट्रोल कर देंगे तो मुझे जरा सा भी मतलब
मुझे वो नहीं होगा, फील नहीं होगा जी। कि इतना क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है जी। कि इनके पास देशवासियों को लूटने का यही तरीका बचा है कि जी। सब्जियां महंगी कर दो, पेट्रोल महंगा कर दो, डीजल महंगा कर दो, और सारा पैसा जो गरीब लोगों के पास थोड़ा बहुत जी। बचा है वो सब अडानी अंबानी के और मोदी जी की जेब में आके गिरेगा। बिल्कुल सर, एक और मेरा आखिरी सवाल है आपसे, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर युवा एक बड़ी तादाद में बेरोजगार घूम रहा है। सरकारों ने लगातार वादा किया था युवाओं को रोजगार देने के लिए, लेकिन रोजगार कहाँ है दिखाई नहीं देता है। उसको आप कैसे देखते हैं? सर आखिरी सवाल आपसे। जी देखिए, हिंदुस्तान का युवा इतनी मेहनत से पढ़ता है, उनके परिवार वाले उनकी इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, अपना मतलब खून पसीने की कमाई लेके उनकी कॉलेजेस और स्कूल की फीस जमा करते हैं जी। लेकिन शिक्षा के अधिकार के नाम पे आप देखिए कि प्राइवेट स्कूलों ने एक लूट मचा के रखी है, और जितने भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके बच्चों को तो जॉब मिल जाती है, लेकिन जो एक गरीब परिवार का बच्चा है वो आज एमटेक, एमबीए और आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद जी क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि सबको रोजगार मिलेगा, सबके अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आप देखिए कि रोजगार मिलने का जो परसेंटेज था वो दिन पे दिन कम होता जा रहा है, और जो लोग सरकारी नौकरी में किसी तरह पहुंच चुके हैं उनकी सुविधाएं कम कर दी जा रही हैं, उनको पेंशन का प्रावधान नहीं रखा जा रहा है, उनके लिए हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं रखी जा रही है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के आप लास्ट 3 बार के मैनिफेस्टो उठा के देखिए, उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं करी थी कि एक इंसान को रोजगार मिलेगा, हर साल हम 5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन 5 करोड़ को जो छोड़िए 500 लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज आप अपने परिवार में देखिए, हमारे परिवार में देखिए, और किसी भी देशवासी अपने परिवार में देखें कि आज से 20 साल पहले परिवार के 10 सदस्य सरकारी नौकरी में होते थे, लेकिन आज एक भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं बचा है। आपको सरकारी नौकरी अगर लेनी है तो या तो नेता मंत्रियों के पांव पड़ने पड़ेंगे आपको, या फिर सीनियर ऑफिसर से सोर्स लगवाना पड़ेगा, उसके बाद भी आप गारंटी नहीं कि आपको जॉब मिले। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं सरकारों को सोचने और समझने की आवश्यकता है। जो दावर वादे वक्त वहां पे जो है चुनाव के वक्त किए जाते हैं उसको पूरा भी करने की यहाँ पर आवश्यकता है। शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला विस्तार से बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार या फिर राज्यों की सरकारें क्या कुछ कदम उठा रही हैं? किस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए? क्योंकि एक बड़ा तबका युवाओं का बेरोजगार घूम रहा है, तो युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकारों को कदम उठाने की आवश्यकता है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है पूरे देश के अंदर, या फिर कोई भी राज्य रहा हो, वहां पर चाहे कांग्रेस की सरकार है या फिर वहां पर बीजेपी की सरकार है, तो उसको लेकर भी वहां की राज्य सरकारों को कदम उठाने की आवश्यकता है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।